Hello and welcome to all students of International Law in today's class. This is MA semester 3rd class and this class is concerned with international law. If you remember that in my last lecture I had been talking to you about the relationship between the international law and the municipal law. पिछले क्लास में मैंने आपसे बात किया था अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के मध्य संबंधों के विषय में. And in that respect, I had discussed with you about certain theories that govern the relationship between the international law and the municipal law. दोनों प्रकार के विधियों के मध्य अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधियों के मध्य कौन कौन से सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों से किस प्रकार से संबंधों का नियमन होता है, संचालन होता है या क्रियान्वयन होता है, उसके संदर्भ में हमने आपसे बात किया था. नाउ विद रिगार्ड टू टुडेज लेक्चर आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ न्यू चैप्टर एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट. राज्य का प्रदेश, टेरिटरी ऑफ अ स्टेट या राज्य का प्रदेश. नाउ as we all know that a state is a very important concept in political science, in international relations as well as in international law. जब हम राज्य इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमको ये पता है कि राज्य इस शब्द का बड़ा महत्व है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, राज्य के संदर्भ में और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में. सो द स्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड विदाउट दिस परहैप्स देयर कैन बी नो डिस्कशन वेदर इट इज related to international law or the international politics or the politics of a nation. So state holds a very important concept in international law as well as in international politics. तो जब हम यहाँ बात करते हैं द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट, अब हम ये यहाँ पहली बात तो ये हो गई द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट, है ना. दूसरी बात ये हो गई कि हम राज्य किसको कहेंगे. व्हाट विल बी अ स्टेट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टेट. हम राज्य किसको कहेंगे और राज्य की विशेषताएं क्या हैं, अर्थात राज्य के मुख्य फीचर्स क्या हैं, मुख्य तत्व क्या हैं. तो जैसे आपने पढ़ा होगा बहुत प्रारंभ से ही, दैट इज सिंस द टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस, यू मस्ट हैव heard a number of times about the definition of the state. Political science begins and ends with the state, है ना. ये तो गार्डनर की सबसे कॉमन डेफिनेशन है. अर्थात राजनीति शास्त्र का आरंभ तथा अंत राज्य के अध्ययन से होता है. दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन of a state that was given by Gardner, but that is today now considered to be as an incomplete definition. इसलिए जब ये बात होती है यहाँ पर कि राज्य हम किसको कहेंगे, राज्य की पहचान क्या है, राज्य के कंपोनेंट्स क्या है, तो आप जानते हैं कि राज्य का जो पहला कंपोनेंट था, राज्य के कौन से भाग हैं, उसमें पहला है पॉपुलेशन, जनसंख्या. द सेकेंड इज द टेरिटरी, जिसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं, द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट अर्थात राज्य का प्रदेश. तो पहला हो गया जनसंख्या, दूसरा हो गया प्रदेश, तीसरा हो गया सरकार, दैट इज गवर्नमेंट. चौथा है सॉवरेंटी या संप्रभुता, सॉवरेंटी या संप्रभुता. और पांचवा है जिसको हम कहते हैं मान्यता या रिकॉग्निशन. पांचवा भी है. नॉर्मली यू मस्ट हैव हर्ड दैट देयर आर 4 मेन फीचर्स ऑफ द स्टेट. समान रूप से आपने 4 प्रकार के ही तत्वों के बारे में सुना होगा, अर्थात जनसंख्या, प्रदेश, सरकार और साथ साथ संप्रभुता. बट देयर इज अ 5th कंपोनेंट एज वेल एंड दैट इज द रिकॉग्निशन, अर्थात मान्यता. 5वां तत्व है, पांचवी विशेषता है राज्य की. तो अभी हम जो देख रहे हैं इसमें कि एक तो जनसंख्या हो गई, लेकिन यहां पर अंतर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से द टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना. बिना टेरिटरी के देयर कैन बी नो डिस्कशन on you can say on a state, on the notion of the state in international law.
और जैसे हमने कहा कि व्हाट इज अ स्टेट, है ना, या व्हाट इज अ टेरिटरी ऑफ द स्टेट, है ना, राज्य का प्रदेश क्या है। बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में अपनी बात कही है। फॉर एग्जाम्पल द सेलिब्रेटेड थिंकर ओपेनहीम ने तो कहा है कि राज्य का प्रदेश हम उसे कहेंगे, अर्थात वो प्रदेश जिस पर कोई राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग करता है। इन सिंपलेस्ट यू कैन से द सिंपलेस्ट कंसेप्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट इज अ टेरिटरी इज दैट पीस ऑफ लैंड ऑन विच अ स्टेट एक्सरसाइजेस इट्स सॉवरेंटी। अर्थात सबसे सरलतम और साधारण अर्थों में एक राज्य का प्रदेश वो होता है जिस पर राज्य अपनी संप्रभुता शक्ति का प्रयोग करता है। बिना संप्रभु शक्ति के कोई क्षेत्र, कोई प्रदेश उस राज्य का प्रदेश नहीं कहा जा सकता। सो द मेन कंपोनेंट, द मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर that you can say that gives completeness to the territory of the state is the concept of sovereignty। अर्थात वो तत्व जो किसी प्रदेश को राज्य का हिस्सा बनाता है वो है संप्रभुता। In the absence of sovereignty, perhaps no territory could be claimed as a part of the state। अर्थात कोई भी राज्य तब तक किसी भूमि को, किसी क्षेत्र को अपना भूमि नहीं मान सकता, अपना क्षेत्र या प्रदेश नहीं मान सकता जब तक उस पर उसका संप्रभु शक्ति का अधिकार ना हो। सो द sovereignty or the power of sovereignty is that power that gives a kind of hold to a state over that piece of land or over that area of territory। तो बिना संप्रभु शक्ति के कोई राज्य किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकता। तो इसलिए ओपेनहाइम ने कहा कि प्रदेश वो होता है कि राज्य का प्रदेश वास्तव में वो प्रदेश होता है जिस पर उस राज्य की संप्रभु शक्ति स्थापित होती है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात और भी कुछ विद्वानों ने कहा है, फॉर एग्जाम्पल स्वारलेन, SWARLAIN, स्वारलेन। तो स्वारलेन is also a thinker who says that a territory of a land or territory of a state is that part which comprises the water, the land and the upper atmosphere। अर्थात एक राज्य का भूप्रदेश, एक राज्य का प्रदेश वो होता है जिसमें उसका जल का भी भाग होगा, जिसमें उसका पृथ्वी का भी भाग होगा, जिसमें उसका आकाशीय भाग भी होगा, यानी जो एटमॉस्फेरिक पार्ट है, जो जमीन के ऊपर जो वायुमंडल का क्षेत्र है वो भी उस राज्य का प्रदेश होगा। So he gives a new concept in the sense कि that territory will consist of the land। Obviously without a land there can be no territory, right? So there will be a territory will have a land, it may have a water component as well, and the upper atmosphere that is there on the upper side of that territory। उस भूप्रदेश के ऊपर का जो वायुमंडल या आकाशीय भाग है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक पार्ट ऑफ दैट टेरिटरी। तो अर्थात स्वारलेन ने ये बात कही और साथ साथ उसने ये भी कहा कि उस भूमि के नीचे राज्य का जो प्रदेश है या राज्य का जो जलीय भाग है उसके नीचे भी जो भाग होगा, अर्थात भूमि के नीचे का जो भाग होगा वो भी उस राज्य के क्षेत्राधिकार में आएगा, वो राज्य के भूप्रदेश में आएगा। राज्य का जो जल का हिस्सा है वो उसके नीचे का जो हिस्सा है, जो बेड ऑफ द सी है, समुद्र के तल के नीचे का जो भाग है वो भी उस राज्य के क्षेत्राधिकार में आएगा। सो when we discuss about the territory of the state, these are the various, you can say, concepts that have been given by various thinkers। अब यहां पर यह आता है कि मान लीजिए कोई एक भूप्रदेश, कोई एक टेरिटरी किसी राज्य के अंतर्गत तो है, लेकिन राज्य का नियंत्रण उस पर पूरी तरीके से नहीं है, तो भी हम क्या कहेंगे कि वो राज्य का भूप्रदेश है। I give you an example, perhaps you can understand this point better by an example। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। For instance, today we know that China has entered Sri Lanka in a big way। आज की तारीख में हम जानते हैं कि चीन श्रीलंका में बहुत बड़ी उसकी प्रेजेंस स्थापित हो गई है और चीन का
न केवल वहाँ प्रेजेंस है बल्कि एक आधिपत्य नाम की चीज उसकी स्थापित होती जा रही है. इट हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स हेजेमनी in Sri Lanka to a very large extent. And today, China has come to occupy two important ports of Sri Lanka. And the names you know it very well. They are Hambantota and the Colombo port. Hambantota, you know, it is a port, it is a seaport in Sri Lanka. It lies under the sovereignty of the Sri Lankan government. It is a part and parcel, it is an integral part of Sri Lankan territory. तो यानी जो हम्बनटोटा है वो तो श्रीलंका के भूप्रदेश का एक हिस्सा है, उस पर श्रीलंकाई सरकार की संप्रभु शक्ति है. और वो जो हम्बनटोटा वो किसी को दिया नहीं जा सकता. लेकिन आपको पता होगा कि अभी पिछले 2 साल में चाइना ने हम्बनटोटा को 99 वर्ष के लिए गिरवी रख लिया है अपने पास. This we say that it has been given on a lease by the Sri Lanka government. लीज का मतलब पट्टे पर दे दिया जाए. अर्थात अगर कोई भूप्रदेश, कोई देश अपना कोई भूप्रदेश का एक भूभाग दूसरे राज्य को पट्टे पर दे देता है कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए, तो अर्थात उसकी संप्रभु शक्ति, उसका संप्रभुता का एक अधिकार उस भूप्रदेश पर लगभग समाप्त हो जाता है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ लैंड बीइंग गिवन ऑन अ लीज. अर्थात जब किसी भूमि को पट्टे पर दे दिया जाता है किसी दूसरे देश को, तो हम कहते हैं ये पट्टे पर दे दिया गया है और इट इज अ लैंड दैट इज गिवन आउट ऑन लीज, है ना. तो अर्थात पट्टे पर जब कोई एक राज्य अपनी भूमि को दे देता है, संपत्ति को दे देता है, भूप्रदेश को दे देता है किसी दूसरे शक्ति को, किसी दूसरे देश को, तो उस पर उसका एक अधिकार, संप्रभुता का अधिकार समाप्त हो जाता है. तो हम्बनटोटा 99 वर्ष के लिए अब चीन के कब्जे में आ गया है. कैसे आया? हाउ हैज हम्बनटोटा लैंडेड इनटू द चाइनीज लैप? अगेन यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. आखिर क्या वजह थी जिसके कारण हम्बनटोटा 99 वर्ष के लिए दे दिया गया चीन को श्रीलंका सरकार के द्वारा? और उसका मूल कारण यह था कि चाइना की, तो आप जानते जैसे कि इसकी पॉलिसी यही है कि पहले वो हर देश को लुभाने का प्रयास करता है. और कैसे लुभाता? पैसे से लुभाता है. इट ट्राइज टू टेम्प्ट कंट्रीज थ्रू इट्स इकोनॉमिक पावर, थ्रू इट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. अपनी आर्थिक शक्ति, अपनी धनाढ्य शक्ति के द्वारा, अपनी धन शक्ति के द्वारा वो दूसरे देश को प्रलोभन देता है. श्रीलंका को उसने प्रलोभन दिया कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, रेल, रोड, हाईवेज, वाटरवेज, है ना, मल्टीप्लेक्सेस, ब्रिजेस, है ना, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, बांध हम बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, है ना, बिजली बनाएंगे, ट्रेन्स बनाएंगे, सी पोर्ट्स बनाएंगे, तमाम तरह का प्रलोभन देता है. और कहता है आपको कुछ नहीं करना है, बस आप हमें अधिकार दीजिए कि मैं आपके यहाँ पर आकर ये सब कुछ कर सकूं. और खूब पैसा देता है उसको, और इतना पैसा का मतलब कर्ज देता है. श्रीलंका सरकार ने खूब कर्जा लिया चाइना से और कहा, और चीन उसमें कंडीशन क्या रखता है आप हमसे उधार लीजिए, अपना डेवलपमेंट कराइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराइए, लेकिन आपको हमसे ही कराना होगा. हम आपको पैसा देंगे, जितना भी आपको पैसा चाहिए हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आपको हमारी ही टेक्नोलॉजी और हमारे ही आदमियों को, इंजीनियर्स को, हमारे ही इक्विपमेंट्स को आपको हमसे लेना होगा. सो दिस इज अ गेम दैट इज प्लेड बाय चाइना. और वहां पर उसने यही किया. श्रीलंका में खूब पैसा दिया उसने श्रीलंका सरकार को, और इतना दिया, और उस पैसे के आधार पर उसने जो उधार लिया श्रीलंका सरकार ने, उस उधार के पैसे से उसने हम्बनटोटा पोर्ट बनवाया, उसने कोलंबो पोर्ट बनवाया चीन से. और लेकिन वो चीन को उसका पैसा वापस नहीं कर पाया. मूलधन क्या, उसका जो इंटरेस्ट होता उसको तक नहीं वापस कर पाया, उसका ब्याज तक नहीं दे पाया मूलधन पर. सो विद द रिजल्ट China put a condition, it laid a condition before Sri Lanka that if you are unable to furnish even
even the interest of the capital money that you have borrowed from us, it is better you hand over the Hambantota port to us. अगर आप मूलधन पर पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं, आपकी बहुत कंगाल हालत हो गई है, तो अब आप ऐसा करिए, हमें पैसा दे दीजिए, हमें अपना अधिकार दे दीजिए हम्बनटोटा पोर्ट पर, हम उससे आपकी सारी पैसा वसूल कर लेंगे। 99 वर्ष के लिए आप हमको दे दीजिए और हम उससे जितना भी आपने हमसे उधार लिया है, हम आपसे कोई पैसा उधार नहीं लेंगे, बस हम्बनटोटा अब पोर्ट हमारे अंडर में होगा, जितनी कमाई होगी वो कमाई अब हम अपने पास रखेंगे और अरबों रुपए का जो हमने आपको कर्जा दिया है वो अब हम इसी हम्बनटोटा पोर्ट से वसूल लेंगे। तो क्या हुआ, ये इसे कहते हैं, फिर श्रीलंका सरकार असहाय हो गई थी। इट बिकेम सो वीक दैट इट हैड टू सरेंडर टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ चाइना. It had to accept the conditions of China. It was virtually a compromise. It was virtually a surrender of the Sri Lankan sovereignty to the Chinese government. अतः श्रीलंकाई सरकार की संप्रभुता को गिरवी कर दिया श्रीलंका की सरकार ने चीन को। तो देखिए ये चीजें होता है, दिस इज रियली वेरी वेरी सीरियस. It is not happening only in Sri Lanka, let me tell you. It is happening in other countries as well. But before I shift my focus away from Sri Lanka to some other country, I must tell you something about Colombo Port also. Colombo Port has again met the same tragedy as that of Hambantota. And Colombo Port has been transferred by the Sri Lankan government now to the Chinese government on the same pretext, on the same issue. That the money that was rolled out by China to Sri Lanka in the name of development, and obviously China did create a very massive port facility for Sri Lanka in Colombo that was called by the name of Colombo Port. But ultimately Sri Lanka that was supposed to have furnished, it was supposed to have returned all the money that it had borrowed from the government of China, but it couldn't do so. And ultimately, in the absence of repayment of money by the Sri Lankan government, the Chinese government took hold of Colombo Port in the same way as that of Hambantota. तो कोलंबो पोर्ट के साथ भी यही हश्र हुआ कि खूब पैसा चीन ने श्रीलंका सरकार को दिया और कहा हम आपका कोलंबो पोर्ट बनवाएंगे और आप चिंता ना करिए, बस आपने जो हमसे कर्जा लिया धीरे धीरे वापस कर दीजिएगा. देखिए कैसा एकदम बड़ा गेम, हिडन गेम होता है चाइनीज का. और बाद में जब उसने बनवा दिया, सब कुछ कर दिया, उसको कर्ज के उसको जाल में उसको फंसा दिया. और जब श्रीलंका ने कहा दैट इट वाज नॉट इन अ पोजीशन टू रिटर्न द लोन्स, विद इन द टाइम पीरियड दैट वाज डिसाइडेड बाय चाइना एंड श्रीलंका गवर्नमेंट जॉइंटली, जब उसने कहा हम नहीं चुका पाएंगे, तब उसने क्या किया, तब उसने कोलंबो पोर्ट को भी अपने पास गिरवी रख लिया फॉर 49 years. सो दिस हैज हैपेंड इन चाइना, दिस हैज हैपेंड इन श्रीलंका. इसे कहते हैं लीज पर दे दिया गया. लीज को कोई बहुत अच्छा शब्द थोड़ी है. तो इसलिए ये जो फंसाने वाली एक बात हो गई. चाइना befooled श्रीलंका एंड it managed to get hold of two very important ports of Sri Lanka. उसी तरह से अगर हम लीज का एक और एग्जाम्पल देखें, you must have heard that Hong Kong was also transferred on a lease of 99 years by China, this time by China to the British government in the year 1898. 1898 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट ने ब्रिटेन की सरकार को हांगकांग 99 वर्ष के लिए 99 वर्ष के लिए सौंप दिया, लीज पर दे दिया, पट्टे पर दे दिया. इट वॉज डन बाय चाइना, इट वॉज हैंडेड ओवर टू ग्रेट ब्रिटेन, है ना. और अब तो चाइना भी कहता है कि उस समय आप बहुत मजबूत थे, यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर वन ऑफ द इंपीरियल पावर्स, you forced us to surrender Hong Kong. चीन तो यही कहता है ना, आप उस समय बहुत ताकतवर थे इंग्लैंड वाले, आपने हम पर दबाव बनाया और आप हमसे ले गए हांगकांग को 99 वर्ष के लिए. ये 1898 की बात है. एंड द सेम वॉज रिटर्न इन द ईयर 1999. सो हांगकांग केम बैक टू चाइना आफ्टर 99 years of occupation
बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी आपने सुना होगा पिछले कुछ महीनों में वहाँ पर बहुत उग्र आंदोलन, बहुत उग्र प्रदर्शन चल रहे थे, और प्रदर्शन का मूल कारण ये था कि चाइना वांटेड टू हैव द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर हांगकांग। इट वांटेड टू इम्पोज its communist, you can say, system in Hong Kong. Whereas Hong Kong for almost 100 years was under a democratic regime of the British government. लेकिन एकाएक वो साम्यवादी शासन में के हाथ में आ गया। अब उसके लिए बहुत दिक्कत हो गई हांगकांग के लिए, और इसलिए they wanted to retain that democratic character for the Hong Kong and not the communist type of government. तो इसलिए ये जो चीज़ें वहाँ पर हांगकांग में था, इसी बात को लेकर उग्र आंदोलन हो रहे थे। वो हांगकांग जानते थे, उसने कहा कि ठीक है, हम बाहर आपसे नहीं जा रहे, चीन से, चाइना से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये अनिवार्य है कि हम उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाकर रखें, ना कि हम चीन की साम्यवादी शासन व्यवस्था को। सो दैट वाज द बेसिक रिजल्ट, दैट वाज द बेसिक फैक्टर ऑफ क्लैशेस between the Hong Kong people of Hong Kong and the communist government of China। और भी कई सारे इसमें मुद्दे थे। तो इसलिए कहते हैं ये सब लीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो अर्थात जब कोई एक राज्य जब कोई एक देश अपने आप के लिए अपना कोई भूप्रदेश, कोई इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेरिटरी किसी दूसरे राज्य को जब वो सौंप देता है कुछ वर्षों के लिए, उसे हम कहते हैं पट्टे पर दे दी गई। इट हैज बीन गिवन आउट ऑन लीज, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पर फिर उसको हम नहीं कहेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट टेरिटरी। चाइना ने अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपनी भूमि दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो चाइना का कंट्रोल तो हांगकांग पर खत्म हो गया था। सो फॉर ऑलमोस्ट 100 years चाइना डिड नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर हांगकांग। इसलिए कहने के लिए तो चीन का वो हिस्सा था, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट नो मोर रिमेन्ड अंडर द चाइनीज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और चाइनीज पॉलिटिकल कंट्रोल, है ना। तो इसलिए ये वाला जो कंसेप्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो लीज पर दिया जाता है। देखिए दूसरा और भी क्या, यानी एक्सेप्शंस हैं ये। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद। हम कब कहेंगे, कौन सी वो परिस्थितियां हैं जब हम कहेंगे कि हाँ, ये भूप्रदेश उस राज्य का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी उसका हिस्सा नहीं है। हमने अभी आपको शुरू में बताया था कि अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट टेरिटरी, एक राज्य के भूप्रदेश का क्या मतलब होता है ना। जैसे हमने ओपेनहाइम के बारे में बताया था। ओपेनहाइम ने कहा एक राज्य के अंतर्गत जो भी भूमि आएगी, जो भी जल आएगा, जिस पर उसका वास्तविक संप्रभु अधिकार है, जिस पर उसका वास्तविक आधिपत्य है, नियंत्रण है, उसे हम कहेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ दैट स्टेट टेरिटरी। ये ओपेनहाइम ने कहा, है ना। दैट इज द इफेक्टिव कंट्रोल और द एक्सरसाइज ऑफ द सॉवरेंटी और द एक्सरसाइज ऑफ द सॉवरेन पावर बाय दैट नेशन ओवर इट्स टेरिटोरियल एसेट्स। इट विल बी कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ द टेरिटरी, है ना। तो ये ओपेनहाइम ने कहा। उसी तरह हमने आपको स्वारलैंड के बारे में बताया, है ना, कि जो चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे वो आकाशीय मार्ग, चाहे वो आकाशीय मार्ग हो या आकाशीय स्पेस हो, है ना, टेरिटोरियल स्पेस हो, वो सब उस राज्य का भूप्रदेश तब कहलाएगा जब उस राज्य की संप्रभु शक्ति उसके ऊपर कायम है या काबिज है। लेकिन ओपेनहाइम ने कहा कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब कोई ये भूप्रदेश किसी राज्य का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी उसका हिस्सा नहीं होता है ना। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस व्हेन अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ अ लैंड और अ टेरिटरी, दो बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट स्टेट, इज येट नॉट कॉल्ड एज एन इफेक्टिव पार्ट ऑफ दैट स्टेट, एंड दैट इज व्हेन अ पोर्शन ऑफ द स्टेट टेरिटरी is transferred to a different state on lease। ये तब होता है जब कोई एक राज्य के द्वारा अपना भूप्रदेश किसी दूसरे राज्य को पट्टे पर दे दिया जाता है ना। दैट इज व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्टेट टेरिटरी is transferred to a different state on lease. The lease could be of any number of years. It could be 99 years, it could be 49 years, है ना। पूरा 100 साल का ऐसा नहीं करते, बट आई डोंट नो द सिग्निफिकेंस। लेकिन ये है कि हाँ 99 वर्ष होता है, 49 ईयर्स होता है। इस तरह से इसको ये जनरली इसको निर्धारण किया जाता है। इट कुड बी इवन फॉर मोर नंबर ऑफ ईयर्स। 99 की जगह वो हो सकता है 150 साल का भी हो सकता है, वो 199 का भी हो सकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये होती है, दूसरा
अपवाद इसका यह है कि जब कोई एक स्टेट टेरिटरी, जब कोई राज्य अपना भू प्रदेश किसी दूसरे राज्य को गिफ्ट के रूप में सौंप देता है ना, दैट इज व्हेन अ स्टेट हैंड्स ओवर इट्स पार्ट ऑफ टेरिटरी टू अनदर स्टेट एज अ गिफ्ट। जब कोई एक राज्य अपना कोई भू प्रदेश या भू प्रदेश का कोई हिस्सा दूसरे देश को उपहार के रूप में दे देता है, तो हम कहते हैं कि दिस इज एन एक्सेप्शन टू द स्टेट टेरिटरी। तब हम कहते हैं कि ये अपवाद है, अर्थात उसका तो भू प्रदेश था ही, लेकिन अब उसने उसको उपहार के रूप में दूसरे देश को दे दिया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 1963 में जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, या जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था 1963, द बॉर्डर एग्रीमेंट ऑफ 1963 बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। और इस बॉर्डर एग्रीमेंट में पाकिस्तान हैंडेड ओवर अराउंड 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इट्स टेरिटरी टू चाइना। 1963 में जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था चीन और पाकिस्तान के मध्य, उस बॉर्डर एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने अपना 5000 स्क्वायर किलोमीटर का भू क्षेत्र चाइना को हैंड ओवर कर दिया एज अ गिफ्ट, है ना, एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में हैंड ओवर कर दिया। इसे कहते हैं कि व्हेन अ पोर्शन ऑफ अ टेरिटरी इज हैंडेड ओवर एज अ गिफ्ट टू अनदर नेशन, दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्शन टू द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। अब ये भी हमें जान लेना चाहिए ये कौन सी भूमि थी, ये कौन सी भूमि, क्या वो पाकिस्तान की अपनी भूमि थी जो उसे 5000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि उसको चाइना को ट्रांसफर किया? नो, दैट वाज नॉट इट्स ओरिजिनल लैंड। ये उसकी अपनी मूल भूमि नहीं थी। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ही वो हिस्सा था जो वो भारत से अक्टूबर 1947 में उसने ये कब्जा कर लिया था। तो अक्टूबर 1947 में जो पाकिस्तान ने भारत से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम कहते हैं POK कहते हैं, कश्मीर का जो हिस्सा हमसे छीन लिया, वो उसका जो उस हिस्से का एक भू प्रदेश, उस हिस्से का एक भूभाग, उसने जो इसका मेजरमेंट था 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र था वो उसने चीन को दे दिया। और इस क्षेत्र का नाम क्या था? शक्सगम वैली। इट वॉज कॉल्ड एज द शक्सगम वैली। और ये जो शक्सगम वैली है ये ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट का हिस्सा है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं TKT का हिस्सा है, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट। अब इसका क्या होता है? TKT क्या है? ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट क्या है? अर्थात जिस क्षेत्र में ये शक्सगम वैली है वहां से काराकोरम रेंजेस पास हो रही हैं, अर्थात काराकोरम पर्वतीय श्रृंखला वहां से पास हो रही हैं, है ना। चाइना का जो पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न मोस्ट जो हिस्सा है, हिमालयन रेंजेस जो है, वहां पर हिमालयन रेंज में ही काराकोरम जो एक पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है, उसी में वो दर्रा आता है ना, उसी का वो पास है। दर्रा बहुत महत्वपूर्ण होता है जो पहाड़ के क्षेत्र में होता है, जहाँ से छोटी छोटी पतली सुरंगें टाइप होती हैं जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से कनेक्ट करती हैं। तो शक्सगम वैली भी एक ऐसा दर्रा है जिसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। दैट शक्सगम एरिया is a territory of 5000 square kilometers, है ना। So that is basically a part of the POK, Pakistan occupied Kashmir का part है। and POK, you know, it was taken away by Pakistanis from India during its October 1947 इन्वेजन ऑफ कश्मीर। जो रजाकार जो ट्रूप्स आई थी कबालियों के द्वारा, पाकिस्तानी फौज के द्वारा जो हम पर हमला किया गया था, कश्मीर पर जो हमला किया गया था, उसमें वो बहुत सारा भूभाग हमसे छीन कर ले गए। और क्यों ले गए? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन फेलियर, नॉट बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल और दे वर बेटर आर्म्ड और इक्विप्ड, but it was basically a failure or a fault on our part that we could not protect our own land. तो इसलिए कहते हैं कि ये जो शक्सगम वैली है, ये पाकिस्तान ने जो भूमि से हमसे छल कपट से छीन लिया था, अब उसी भूमि POK का उसने शक्सगम एरिया नाम का 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया उसने चाइना को उपहार के रूप में दे दिया। अब तो ये भी कहा जाता है कि देखिए, पाकिस्तान डिड नॉट गिव दिस पीस ऑफ लैंड टू चाइना। पाकिस्तान ने इसको कोई उपहार के रूप में चीन को नहीं दिया है, बल्कि चाइना थ्रेटेंड पाकिस्तान टू हैंड ओवर दैट पीस ऑफ लैंड। चाइना,
You know, it's a very powerful country. I mean, in comparison to Pakistan at least. भले ही आज भारत चीन को टक्कर दे रहा, but that does not mean that China is not powerful. China is very powerful, and in relation and in stark contrast to Pakistan, Pakistan stands nowhere before China, neither before nor at present times. So even in the decade of 1960s, China was very powerful as compared to Pakistan. So China had virtually threatened Pakistan to hand over that piece of land, है ना? And China couldn't ignore the Chinese threats, है ना? China को पता था और पाकिस्तान को पता था कि चीन को ना कहने का मतलब है कि उससे दुश्मनी बराबर वो मतलब हमेशा की दुश्मनी बन जाएगी. इसलिए पाकिस्तान never wanted to annoy China because it wanted to settle scores with India. तो उसने एक तरीका ढूंढा. उसने कहा बिल्कुल हम आपको ये शक्सगम वैली दे देते हैं और आप हमारे बहुत परम प्रिय मित्र हैं और हम मित्रता का धर्म निभाएंगे. और एक तरह से उसने एक तीर दो निशाने कर लिए. उसने चीन से बड़ी अपनी प्रगाढ़ मित्रता स्थापित कर लिया और साथ साथ उसने भारत के विरुद्ध चीन को खड़ा कर दिया. सो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द यू कैन से अ प्लॉय दैट वॉज प्लेड आउट बाय पाकिस्तान, है ना. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये दो इस प्रकार के ये अपवाद हैं. तीसरा अपवाद है जो स्टेट टेरिटरी का है, उसे हम कहते हैं कि द मैंडेट सिस्टम एंड द ट्रस्टीशिप सिस्टम. मैंडेट सिस्टम अर्थात मैंडेट सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है. मैंडेट सिस्टम जो है वो आर्टिकल 22 ऑफ द लीग ऑफ नेशंस में ये प्रोवाइडेड था. When League of Nations was there, ultimately it was wounded up, when the United Nations came into effect. तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और उसकी स्थापना के साथ ही लीग सभा का अस्तित्व का भी अंत हुआ. So Article 22 of League of Nations, it carried the provision that the mandated territories would be placed under the League of Nations. अनुच्छेद 22 लीग ऑफ नेशंस का ये कहता था कि जो मैंडेटेड जो टेरिटरीज हैं वो लीग सभा के नेतृत्व में, लीग सभा की अध्यक्षता में रखे जाएंगे. मैंडेट सिस्टम, व्हाट इज मैंडेट सिस्टम? मैंडेट सिस्टम वो था कि जहां पर मैंडेट क्या होता है? जनादेश. तो अर्थात लीग का ये एक आदेश था, एक प्रकार से लीग सभा का ये आदेश था. इट वॉज एन ऑर्डर फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस दैट सर्टन पोर्शन ऑफ स्टेट टेरिटरीज शुड बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल और अंडर द रेगुलेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस in order to bring about a peaceful transformation of certain territories of the erstwhile German and the Ottoman empires. अर्थात आप जानते कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी, ऑटोमन एम्पायर की भी समाप्ति हो गई थी. ऑटोमन एम्पायर से मतलब है तुर्की का जो साम्राज्य था, है ना, ऑटोमन एम्पायर जो था उसकी भी समाप्ति हो गई. तो जो जर्मनी का जो पोजीशंस थे, जर्मनी की जो संपत्तियां थी भूभाग के रूप में, जो अफ्रीका और एशिया के कई देशों में जहां जहां जर्मनी का आधिपत्य था और जहां जहां ऑटोमन एम्पायर का जो आधिपत्य था, चूंकि ये दोनों जो एम्पायर से डिफीट हो गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इनकी पराजय हो गई. तो अब जब वो देश पराजित हो गया तो अब उसके अधीन जो और अन्य देश थे जिस पर वो शासन कर रहा था, उसको उन राज्यों को भी यानी स्वतंत्रता मिल ही जाना चाहिए था. लेकिन संयुक्त लीग सभा के जो ये अनुच्छेद था, उसने कहा था कि एकदम से उनको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी. उनको स्वतंत्रता मिलेगी बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू बी प्लेस्ड अंडर द लीग ऑफ नेशन. उसका जिसे हम कहते हैं पीसफुल ट्रांजिशन होगा उसका. अब देखिए जो पीसफुल ट्रांजिशन होगा, अब जो एलाइड जो पावर्स है उस समय के अर्थात जो विजेता राज्य थे, विजेता राज्य में ब्रिटेन था, फ्रांस था, बेल्जियम था और ऑस्ट्रेलिया था. ये चार प्रमुख राज्य थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक प्रकार से एलाइड पावर्स के रूप